प्रिय छात्रों, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज हम आप लोगों को मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाने जा रहे हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत और इसका अंत, अर्थात ये कहाँ से कहाँ तक उत्तरवर्ती मुगल काल माना जाता है। मॉडर्न इंडिया का ये पहला चैप्टर, इसमें से आप देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल 1707 से शुरू होकर 1857 तक चलता है। 1707 से 1857 एक इनका अगर समय काल देखा जाए तो ये लगभग 150 साल का समय काल है। 150 साल, 1707 से 1857। इस 150 साल के इस पीरियड को उत्तरवर्ती मुगल काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय से मुगलों के शासन सत्ता का, उनकी शक्ति का लगातार ह्रास हुआ और लगातार ह्रास होने के कारण अंग्रेज और अन्य विदेशी यूरोपीय कंपनियां जो हमारे देश में व्यापार के लिए आई थी, उन सारी कंपनियों ने धीरे धीरे आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़कर और साथ ही साथ मुगलों को कमजोर करके भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसमें सफल रहे अंग्रेज। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत में एक तरह से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का जो शासनकाल चलता है वह प्रमुख रूप से आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया है, लेकिन उसके शुरुआत की नींव पड़ जाती है उत्तरवर्ती मुगल काल से। ध्यान रहे, हमने इसे बताया 1707 से 1857। इस 1707 से 1857 के समय काल में लगातार अगर हम देखें तो लगभग 9 बादशाहों ने शासन सत्ता पर कब्जा जमाया और 9 बादशाहों ने बारी बारी से शासन किया। कमजोर शासन रहा, लड़खड़ाता हुआ शासन रहा, लेकिन इतने दिनों तक ये लड़खड़ाता हुआ साम्राज्य भी चला और आखिरकार सत्ता अंग्रेजों के हाथ, मुगलों के हाथ से गई। तो ये 9 बादशाहों का जो शासनकाल आपको दिखाई देता है, बहादुर शाह प्रथम से इसकी शुरुआत होती है, जो औरंगजेब के पुत्र थे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। इनके बाद फिर इनके पुत्रों में जहांदार शाह सत्ता में आए 1712 से 1713, महज 1 साल के शासनकाल में समाप्त। उसके बाद फिर जहांदार के भतीजे फारूक सियर 1713 से 1719 और फारूक सियर के बाद मोहम्मद शाह, जिन्हें की रंगीला बादशाह भी कहा गया है, ये सत्ता में आए और इनकी सत्ता 1713 से 19 से 48 तक एक लंबा शासनकाल रहा। लेकिन संपूर्ण मुगल साम्राज्य के विघटन का अंततः जिम्मेदार यही मोहम्मद शाह रंगीला माने जाते हैं। इनके बाद फिर इनके पुत्र अहमद शाह 1748 से 54, उनके बाद आलमगीर 1754 से 1759 और उनके बाद शाह आलम। एक लंबा शासनकाल इनका रहा और ये 1759 से 1806 तक रहे। इन्हीं के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। शाह आलम के लिए ये भी कहा जाता है कि यह अंग्रेजों का पहला पेंशनर बादशाह था, शाह आलम। और शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय, ये 1806 से 1837 तक सत्ता में रहे, दिल्ली की गद्दी पर रहे। और अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर सत्ता में आए और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ये मुगल वंश के अंतिम बादशाह रहे। इनके बाद अंततः अंग्रेजों ने दिल्ली की जो मुगलों के हाथ नाम मात्र की बनी हुई सत्ता, उस पर भी कब्जा कर लिया। तो ये आपने देखा, ये 9 बादशाहों का शासनकाल। अब इसमें हम जो आप लोगों के महत्व की चीजें हैं, एक एक बादशाहों के शासनकाल और उनके शासनकाल में प्रमुख घटनाएं जो होती हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते चलते हैं। यही आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी उत्तम है। इसलिए हम पहले शुरुआत करेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। ये जो 9 बादशाह हैं बारी बारी से आपको बताए जाएंगे, लेकिन पहला बादशाह होता है बहादुर शाह। तो हम लोग अब बहादुर शाह प्रथम के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये शासन सत्ता में कैसे आए और इनके शासनकाल में आखिरकार कौन कौन सी घटनाएं घटी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और जानकारी की दृष्टि से भी। तो इस प्रकार से इसे हम लोग अब मिटा करके आ जाते हैं अपने मुख्य पैरा पर और उसमें ये देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन सत्ता मुगलों को विस्थापित करके स्थापित की। इसे हम लोगों को जानना है। तो अब हम पहले ये जान लें कि आखिर ये बहादुर शाह प्रथम सत्ता में आए कैसे। ध्यान रहे, आप लोगों को यहां बताना उचित होगा कि मुगलों के सत्ता की भारत में स्थापना अंततः सल्तनत को समाप्त करके बादशाही आजम बाबर ने स्थापित किया 1526 में। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जहांगीर और शाहजहां
अंततः था औरंगजेब। ध्यान रहे, औरंगजेब के समय तक संपूर्ण भारतवर्ष जीता जा चुका था। सबसे लोकप्रिय, सबसे यशस्वी बादशाह मुगलों में यद्यपि अकबर माने जाते हैं, लेकिन उनके शासनकाल में पूरा भारत नहीं जीता गया था, बल्कि 15 प्रांत भारत में उनके थे। जहांगीर के उनसे ज्यादा 16 प्रांत हुए, शाहजहां के समय 17 प्रांत हुए, और बाद में एक और प्रांत नया बनाया गया तो 18 प्रांत हो गए। लेकिन औरंगजेब के समय भारत में मुगलों के कुल 21 प्रांत थे। अर्थात दक्षिण भारत में जो मुगलों ने अभी तक विजय नहीं की थी, औरंगजेब ने उस विजय को अंजाम दिया। दक्षिण भारत में इस समय तक बहमनी साम्राज्य था, और बहमनी साम्राज्य के 5 खंडों में से 3 खंड गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर 3 बचे थे। इन लोगों को भी समाप्त करके आखिरकार औरंगजेब ने अपने 21 प्रांत पूरे भारतवर्ष में बनाए। सबसे बड़ा और सबसे चरम विकास का शासनकाल औरंगजेब का था। लेकिन 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की दक्षिण भारत में मृत्यु हो गई, और दक्षिण भारत में उनकी मृत्यु के बाद से उत्तरवर्ती मुगल काल की शुरुआत मानी जाती है। तो हमने अभी आपको बताया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु हुई, हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि औरंगजेब, क्योंकि इनकी मृत्यु से ही एक नए युग का आरंभ होता है, तो हम लिख सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु। अब ये भी आपको बताया गया 3 मार्च 1707 में ये औरंगजेब की मृत्यु होती है। स्थान कहाँ पे हुई है? दक्षिण भारत में। यहाँ आप कह सकते हैं औरंगाबाद में, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके कुल 4 पुत्र थे, आप लिख सकते हैं। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुगलों में शासन सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया होता था उत्तराधिकार का युद्ध। तो इन पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। आप देखेंगे औरंगजेब के कुल 4 पुत्र थे। बारी बारी से हम सबका नाम लिख देते हैं। आप यहां लिख सकते हैं शाहजादा अकबर, फिर इसके बाद लिख सकते हैं इनके बाद मुअज्जम शाह के बाद आजम शाह, और लास्ट में थे कामबख्श। ये 4 पुत्र अकबर के थे, शाहजादा अकबर, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ध्यान रहे, औरंगजेब के जीवन काल में शाहजादा अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। जीवन काल में ही शाहजादा अकबर की मृत्यु हो गई। आप यहां लिख सकते हैं कि ऐसे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बचे 1, 2, 3 मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये औरंगजेब के जीवन काल में ये तीनों औरंगजेब द्वारा जीते गए प्रांतों के गवर्नर बनाए गए थे। जैसे मुअज्जम शाह काबुल के गवर्नर थे, आजम शाह गुजरात के गवर्नर थे, कामबख्श बीजापुर के गवर्नर थे। ये 3 संतानें उनकी कुल बची थी। ध्यान रहे, इन्हीं 3 संतानों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। यानी ये जो 4 पुत्र थे, एक पहले मर चुके थे, शाहजादा अकबर, मुअज्जम, आजम और कामबख्श बचे थे। तो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, इन भाइयों के बीच हुआ, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इसमें से मुअज्जम शाह ने विजय पाई जजाऊ के मैदान। ये जजाऊ यही कुल मिला जुला के ये जजाऊ यहाँ कह सकते हैं आप कि आगरा के समीप है। और आगरा के समीप इस मैदान में तीनों भाइयों में आपस में जंग हुआ। इस जंग में बड़े भाई मुअज्जम शाह ने विजय पाई। अपने शेष 2 भाइयों का कत्ल करके उसने दिल्ली की राजगद्दी हासिल कर ली। तो आप उत्तराधिकार का युद्ध देख सकते हैं 3 भाइयों में, और जजाऊ के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया। में
हुए युद्ध में मुअज्जम शाह विजयी हुए। यही मुअज्जम शाह विजयी हुए और मुअज्जम शाह के विजय के बाद मुअज्जम शाह ने बहादुर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त किया। तो इन लोगों ने जो दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त किया था किस नाम से? मुअज्जम का नाम हुआ बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। और इसी बहादुर शाह के बारे में आपको हमें बताना है। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 1707 से 1712। यही आज आपको हमें बताना है कि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की घटनाएं क्या क्या थी। बहादुर शाह आखिरकार जो कि युद्ध में विजय पाए, बादशाह बने, जिनका मूल नाम हुआ करता था मुअज्जम शाह। इस बादशाह ने शासन सत्ता प्राप्त करने के बाद सबसे पहले अपने राज्य को एक बड़ा आधार देने की कोशिश की। उस समय तक मुगलों के सबसे बड़े विरोधी हुआ करते थे सिख, और सिखों का नेतृत्व इसमें करते थे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। बहादुर शाह का मानना था कि अपने सभी विरोधियों को अपनी तरफ मिला लिया जाए, विरोधियों को एक तरह से अपना मित्र बना लिया जाए तो राज्य को एक बड़ा आधार मिलेगा। इसीलिए बहादुर शाह के शासनकाल की घटनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बहादुर शाह के समय क्या क्या घटनाएं हुई। ये आप नोट कर चुके होंगे, इन्हें आप नोट कर लें। उसके बाद हम अगला इसके बाद से आपको बताते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की घटनाएं क्या क्या हैं। ध्यान रहे, यही जो घटनाएं बताई जाती हैं ये घटनाएं ही आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से यही आपको पूछा जाता है कि आखिर फला शासनकाल में क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएं घटी थी। ये मुख्य मुख्य घटनाएं हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया बहादुर शाह प्रथम शासनकाल, अभी थोड़ी देर पहले बताया 1707 से 1712 इनकी घटना है। और शासनकाल की घटनाओं के बारे में जान ले हम लोग क्या क्या घटनाएं घटी। पहली घटना, बहादुर शाह ने सिख गुरु गोविंद सिंह को मुगल दरबार में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया और सम्मानित करके उन्हें खिलियत भेंट की, 5000 का मनसबदार बनाया, अर्थात उनसे मित्रता स्थापित कर ली। तो आप कह सकते हैं घटना नंबर 1, पहली घटना, इसने जो है सिख गुरु गोविंद सिंह से मित्रता स्थापित की, ये पहला काम था। सिख गुरु से मित्रता स्थापित, पहला काम। और दूसरी जो इनके समय घटना घटती है, शायद हम आपको यहाँ बताना उचित समझेंगे कि इस राजा के दरबार में एक तरह से पहले से स्थापित हो चुके पुर्तगाली 1498 में ये लोग आए थे। तब भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित भी नहीं हो पाई थी। 1498 में लोग दक्षिण भारत के कालीकट के तट पर ये लोग वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली आए थे, स्थापित हो चुके थे। पुर्तगालियों ने बहादुर शाह प्रथम के समय में बाकायदा मुगल दरबार का दौरा भी किया। तो मुगल दरबार के लोग जो आए उनका नेतृत्व एक तरह से कर रही थी एक महिला जुलियाना का यहाँ पर स्वागत हुआ और उसे राजा ने या बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने बीबी फिदवा की उपाधि दिया था। तो हमें यहाँ ये भी लिखना होगा कि दूसरी घटना जो घटती है, पुर्तगालियों का मुगल दरबार में स्वागत पुर्तगालियों का मुगल दरबार में स्वागत हुआ तथा पुर्तगाली मिस जुलियाना को बादशाह ने बीबी फिदवा की उपाधि दी। बीबी फिदवा की उपाधि दी। ये दूसरी घटना घटी। ध्यान रहे, अब इनके समय में तीसरी घटना भी घटती है।
तीसरी घटना ये घटती है कि मुगल दरबार में जो सिख गुरु गोविंद सिंह मित्र के रूप में अपनाए गए थे, इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व करने लगे बंदा बैरागी या बंदा बहादुर। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के लीडर हुए, जिनका मूल नाम हुआ करता था लक्ष्मण भारद्वाज। सिख गुरु गोविंद सिंह के बाद इन्होंने सिखों का नेतृत्व करते हुए मुगलों से संघर्ष प्रारंभ किया और इसी संघर्ष को दबाते समय 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ध्यान रहे। तो तीसरी घटना जो घटती है वह है सिखों का विद्रोह दबाते समय 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई। सिखों का विद्रोह दबाते समय बहादुर शाह की मृत्यु हुई। ध्यान रहे कि कुछ इतिहासकारों ने बहादुर शाह के इस शासनकाल और उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणियां भी की हैं। जैसे एक चीज ये आता है कि 63 साल की उम्र में बहादुर शाह ने सत्ता पाई थी, इसलिए राजकाज से बड़े लापरवाह थे। तो राजकाज से लापरवाह होने के नाते इस व्यक्ति को या इस बादशाह को इनके समय के एक इतिहासकार हैं खफी खां। खफी खां ने इसे शाह ए बेखबर की उपाधि दी है। ध्यान रहे, बहादुर शाह की उपाधि शाह ए बेखबर, ये शाह ए बेखबर की उपाधि किसने दी है? खफी खां ने दी है। इनको शाह ए बेखबर की उपाधि खफी खां जैसे समकालीन इतिहासकारों ने दिया है जो छुप कर इतिहास लिख रहे थे। सर रिचर्ड टेम्पल नाम का एक इतिहासकार जो अंग्रेज इतिहासकार है, उसने लिखा है कि नया बादशाह एक ऐसा बादशाह स्थापित हुआ औरंगजेब के बाद जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। ये सर रिचर्ड टेम्पल लिखते हैं कि नया बादशाह ऐसा है जिसके बारे में अंतिम रूप से कुछ अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो 1707 से 1712 तक इनका शासनकाल रहा। मृत्यु हो गई जब इनकी, तो इनके भी 4 पुत्र थे और उनमें भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकार के युद्ध को हम आपको जस्ट इसके बाद बताएंगे। हाँ, यहाँ एक चीज लिखना जरूरी अवश्य होगा कि सर रिचर्ड टेम्पल इनके ऊपर टिप्पणी करते कहते हैं कि यह आखिरी बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, कहे या लिखे जा सकते थे। ये रहा आज आपका बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल, साम्राज्य, उस समय की घटनाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। जस्ट इसके बाद आगे के शासनकाल के राजाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, उनके शासनकाल की घटनाओं के बारे में बताएंगे।